28 फरवरी 2026 की सुबह सब कुछ नॉर्मल था। लोग अपने काम पर जा रहे थे, बच्चे स्कूल की तैयारी कर रहे थे, बाजार खुल रहे थे। सब कुछ रूटीन के मुताबिक चल रहा था। लेकिन ठीक 9:40 पर एक ही लम्हे में पूरा मुल्क धमाकों से गूंज उठता है। ईरान के 14 मुख्तलिफ शहरों में तकरीबन 500 मुकामात को एक साथ निशाना बनाया जाता है। इजरायली फौज यानी IDF के मुताबिक इस ऑपरेशन में 200 इजरायली फाइटर जेट्स इस्तेमाल किए जाते हैं। इसराइल ने दावा किया है कि उसने सिर्फ 1 मिनट के अंदर ईरान के तकरीबन 40 टॉप ऑफिशियल्स को मार दिया है। सिर्फ 60 सेकंड और पूरा निजाम हिलकर रह जाता है। ईरान के शहर मिनाब में एक गर्ल्स प्राइमरी स्कूल को भी निशाना बनाया जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हमले में तकरीबन 170 के करीब मासूम बच्चियां शहीद हो चुकी हैं। वो बच्चियां जो एक आम दिन की तरह स्कूल गई थीं। शायद इन्हें एहसास भी नहीं था कि वो तारीख के एक स्याह चैप्टर का हिस्सा बनने वाली हैं। दूसरी तरफ तेहरान में ईरानी सुप्रीम लीडर के कंपाउंड पर 30 मिसाइल फायर किए जाते हैं, जिनका सिर्फ एक मकसद था कि अगर वो नीचे बंकर में भी मौजूद हों तो जिंदा ना बच सके। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हमले में सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई अपनी बेटी, दामाद और पोते समेत शहीद हो जाते हैं। इसी हमले में ईरानी फौज और सिक्योरिटी के चंद अहम लीडर्स भी शहीद हुए हैं, जिनमें आर्म फोर्सेज के चीफ ऑफ स्टाफ अब्दुर्रहीम मोसवी, डिफेंस मिनिस्टर अजीज नसीरजादा, IRGC कमांडर इन चीफ जनरल मोहम्मद पाकपोर, डिफेंस काउंसिल सेक्रेटरी अली शमखानी और सुप्रीम लीडर के फौजी सरबराह मोहम्मद शेराजी शामिल हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल पैदा होता है, क्या किसी भी मुल्क की टॉप लीडरशिप को निशाना बनाना वाकई इतना आसान है, और वो भी ऐसे वक्त में जब आपको पहले से पता हो कि हमला होने वाला है? क्या वाकई कोई मुल्क सिर्फ 1 मिनट के अंदर दूसरे मुल्क की पूरी लीडरशिप को निशाना बना सकता है? अगर ये सब मुमकिन हुआ तो आखिर कैसे हुआ? क्या यह ईरानी इंटेलिजेंस की बड़ी नाकामी थी, या अमेरिकन स्पाई नेटवर्क इतना मजबूत था कि हर टारगेट को एक्यूरेसी के साथ निशाना बनाया गया, या फिर एक इनसाइड जॉब थी? इस रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत दरअसल दिसंबर 2025 से होती है, जब ईरानी करेंसी अचानक कोलैप्स कर जाती है। लोग महंगाई, कमजोर इकोनॉमी और बढ़ती कीमतों के खिलाफ सड़कों पर निकल आते हैं। ये सब कुछ तेहरान के ग्रैंड बाजार से शुरू होता है, लेकिन चंद ही दिनों में यह एहतजाज मुल्क के दूसरे शहरों तक फैल जाता है। कहा जाता है कि ये ईरान की तारीख का सबसे बड़ा एहतजाज था। कुछ न्यूज रिपोर्ट्स के मुताबिक इस एहतजाज के दौरान तकरीबन 30 से 35 हजार अफराद मारे गए हैं। और इसी दौरान अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एक ट्वीट करते हैं, हेल्प इज ऑन इट्स वे। ईरान के मुताबिक इन फसादात के पीछे ऐसे गिरोह थे जिन्हें अमेरिका और इसराइल की तरफ से हथियार और फाइनेंशियल सपोर्ट दी जा रही थी, और जिन्हें ईरानी हुकूमत टेररिस्ट डिक्लेयर कर देती है। अमेरिका और इसराइल इन्हीं दिनों से ईरानी सुप्रीम लीडर की मूवमेंट पर नजर रखे हुए थे और किसी मौके की तलाश में थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो इनकी रोजमर्रा जिंदगी के पैटर्न को मॉनिटर कर रहे थे। वो कहाँ रहते हैं, किन लोगों से मुलाकात करते हैं, किस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं और हमले की सूरत में कहाँ पनाह ले सकते हैं। और सिर्फ यही नहीं, ईरान के सीनियर सियासी और फौजी रहनुमाओं पर भी कड़ी नजर रखी जा रही थी, खास तौर पर इस बात पर कि वो कब और कहां इकट्ठे होते हैं, क्योंकि आमतौर पर सुप्रीम लीडर के साथ इतने अहम लोग एक जगह जमा नहीं होते। महीनों की निगरानी के बाद अमेरिकी और इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसियों को यह बात कंफर्म हो जाती है कि 28 फरवरी की सुबह सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई और ईरानी हुकूमत के चंद बड़े लीडर्स एक ही जगह मीटिंग करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले कि हम ये समझें कि अमेरिका को यह इंफॉर्मेशन कैसे मिली, एक सवाल जो ज्यादा अहम है वो ये कि जब पूरी दुनिया जानती थी कि अमेरिका और इसराइल ईरान पर हमला कर सकते हैं, तो फिर ईरान की टॉप लीडरशिप एक ही जगह पर जमा क्यों हुई? ऐसे हालात में आमतौर पर क्या होता है कि लीडर्स को अलग अलग रखा जाता है, सिक्योरिटी मजीद सख्त की जाती है और मीटिंग्स खुफिया मुकामात पर ही की जाती हैं। तो फिर ईरान ने ऐसा क्यों नहीं किया? क्या इन्हें यकीन था कि हमला नहीं होगा? तो दोस्तों, इस बात का जवाब यह है कि ईरान को यह तो यकीन था कि हमला हो सकता है, लेकिन इन्हें यह यकीन नहीं था कि हमला सुबह के वक्त भी हो सकता है। दूसरी तरफ अमेरिका का भी यही प्लान था कि हमला रात को किया जाए, लेकिन जब इन्हें मीटिंग की इतला मिली तो हमले का वक्त बदल दिया गया। जैसा कि पहले भी डिस्कस हो चुका है कि अली खामनाई को कई महीनों से ट्रैक किया जा रहा था, लेकिन सवाल यह है कि यह ट्रैकिंग आखिर हो कैसे रही थी।
क्या कोई अंदर का एजेंट मिला हुआ था या सिर्फ जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही थी? इस पर बात करने से पहले हमें पिछले साल जून में होने वाली 12 दिन की ईरान इजराइल जंग को देखना होगा। इस जंग के दौरान ईरान ने इसराइल के एटमी प्रोग्राम से जुड़े कई साइंसदानों को कामयाबी से टारगेट किया था। बाद में रिपोर्ट सामने आई कि इन साइंसदानों की मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए इनके मोबाइल फोन सिस्टम तक एक्सेस हासिल की गई थी, यानी इनकी कॉल्स, मैसेजेस और लोकेशन मॉनिटर की जा रही थी। सिर्फ यही नहीं, उनके बॉडीगार्ड्स की मूवमेंट भी ट्रैक की गई थी। अब सवाल यह है कि यह हमला आखिर कैसे मुमकिन हुआ, और सबसे अहम बात कि इन्हें ट्रैक कैसे किया गया। 28 फरवरी के हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक बयान दिया। उन्होंने लिखा कि वो यानी खामनाई हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज और जदीद ट्रैकिंग सिस्टम से बचने में नाकाम रहे। ट्रंप के बयान से यही अंदाजा होता है कि निगरानी जदीद ट्रैकिंग सिस्टम के जरिए की गई थी और इसके पीछे टेक्नोलॉजी थी, ना कि कोई इनसाइड जॉब। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल ने खामनाई, उनके बॉडीगार्ड्स और बाकी टॉप ऑफिशियल्स की मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए तेहरान के ट्रैफिक कैमरों के नेटवर्क को हैक कर लिया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक तकरीबन तमाम ट्रैफिक कैमरे कई सालों से कंप्रोमाइज थे और इनकी वीडियोस खुफिया तौर पर इजराइल के सर्वर्स तक मुंतकिल हो रही थीं। इन कैमरों में से एक ऐसा भी था जिसका एंगल डायरेक्ट उस जगह की तरफ था जहां सुप्रीम लीडर की सिक्योरिटी टीम अपनी गाड़ियां पार्क किया करती थी। यही वो कैमरा था जो इस हमले की प्लानिंग में बहुत अहम साबित हुआ, क्योंकि जब रोजाना उसी जगह पर एक ही किस्म की गाड़ियां खड़ी हों, एक ही वक्त पर आएं और जाएं, तो ऐसा ऐसा एक रूटीन सामने आना शुरू हो जाती है। जदीद इंटेलिजेंस में इसे पैटर्न ऑफ लाइफ एनालिसिस कहा जाता है, यानी किसी शख्स या उसकी सिक्योरिटी टीम की रोजमर्रा जिंदगी का डाटा इकट्ठा करके उसकी मुकम्मल रूटीन समझ लेना। मिसाल के तौर पर अगर कोई सिक्योरिटी ऑफिसर हर रोज सुबह 8:15 पर एक मखसूस गेट से दाखिल होता है और रात 9 बजे उसी रास्ते से निकलता है, तो ये एक पैटर्न है। जब ऐसे सैकड़ों छोटे छोटे डाटा पॉइंट्स इकट्ठे किए जाते हैं, कैमरा फुटेज, गाड़ियों की मूवमेंट, मोबाइल सिग्नल्स, तो सॉफ्टवेयर खुद ब खुद एक मैप बना लेता है कि कौन कब और कहां होता है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई शख्स हर वक्त कैमरा देख रहा होता है, बल्कि कंप्यूटर सिस्टम खुद डाटा को जोड़कर अनयूजुअल एक्टिविटी को पहचान लेता है और जैसे ही रूटीन में तब्दीली आती है, मसलन एक ही दिन में कई अहम लोग एक जगह पर जमा हों, तो सिस्टम इसे हाई वैल्यू अपॉर्चुनिटी समझता है। इसके अलावा इस हमले से पहले तेहरान में मोबाइल और कम्युनिकेशन नेटवर्क को डिस्टर्ब किया गया था ताकि सिक्योरिटी टीम तक कोई वार्निंग मैसेज न पहुंच सके। फाइनेंशियल टाइम्स से बात करते हुए एक इजरायली इंटेलिजेंस ऑफिसर ने कहा कि हम तेहरान को ऐसे जानते हैं जैसे यरूशलेम को जानते हैं, और जब आप किसी जगह को उस गली की तरह जानते हो जहां आप बड़े हुए हों, तो रूटीन से हटकर होने वाली एक छोटी सी चीज फौरन नजर आ जाती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल ने जदीद एआई टूल्स और एल्गोरिदम इस्तेमाल किए। इन सिस्टम्स के जरिए ईरान की लीडरशिप से मुतल्लक जमा होने वाले डाटा को तरतीब दिया गया और हर मूवमेंट का तज्जिया किया गया, और इसी डाटा एनालिसिस की मदद से खामनाई को उस हफ्ते की सुबह होने वाली मीटिंग तक ट्रैक किया गया। मुसाद और सीआईए को यकीन हो गया था कि बाकी सीनियर हुकाम भी उसी जगह की तरफ जा रहे हैं। कुछ सोर्सेज ये भी क्लेम करते हैं कि सीआईए के पास ईरान के अंदर एक ह्यूमन सोर्स मौजूद था जिसने अहम मालूमात फराहम की। ईरानी रेड क्रीसेंट सोसाइटी के मुताबिक अमेरिका और इसराइल के हमलों के आगाज से लेकर अब तक 787 अफराद ईरान में मारे जा चुके हैं, जिनमें आम शहरी, सिक्योरिटी एहलकार और बहुत से बच्चे भी शामिल हैं, जिसके जवाब में ईरान ने मिसाइल और ड्रोन्स के जरिए हमले करना शुरू किए, जिसका टारगेट था इसराइल और गल्फ कंट्रीज में मौजूद अमेरिकन फौजी अड्डे। इन हमलों में यूएई में कम से कम 3 अफराद मारे गए, जबकि 58 से जायद जख्मी हुए। कुछ मिसाइल या इन्हें इंटरसेप्ट करने के बाद गिरने वाला मलबा दुबई के एयरपोर्ट और अहम बिल्डिंग से टकरा गया। बुर्ज अल अरब के करीब आग लगने की वीडियोस भी सामने आई हैं और दुबई जैसे महफूज समझने वाले शहर में भी खौफ की फजा पैदा हो गई है। बहरीन के दारुल हुकूमत मनामा में बुलंद इमारतों को नुकसान पहुंचा। कुवैत के एयरपोर्ट के करीब धमाके सुने गए और दोहा के कुछ इलाकों में धुआं उठता हुआ देखा गया। सऊदी अरब ने भी दावा किया है कि ईरान ने रियाद और मशरिकी इलाकों को निशाना बनाया है। रियाद में अमेरिकन एम्बेसी पर 2 ड्रोन हमले किए गए, जिसके नतीजे में महदूद नौयत की आग लगी और मामूली नुकसान हुआ। कतर में 16 अफराद जख्मी हुए, ओमान में 5, कुवैत में 32 और बहरीन में 4 अफराद जख्मी हुए। इन हमलों के बाद पूरे मिडिल ईस्ट में खौफ और बेचैनी बढ़ गई है और यूएई ने तो अपना सफीर इसराइल से वापस बुला लिया है।
जो इस बात का वाज़ेह इशारा है कि गल्फ कंट्रीज इस सूरत हाल से शदीद परेशान हैं। दोस्तों, ये लड़ाई अब ईरान, इजराइल और अमेरिका तक महदूद नहीं रही, बल्कि गल्फ कंट्रीज तक फैल चुकी है। बड़ी जंगें हमेशा ऐसे ही शुरू होती हैं, एक हमला, फिर उसका जवाब, और फिर उस जवाब का जवाब। अब सवाल यह है कि यह सिलसिला कहां जाकर रुकेगा भी या नहीं? क्या यह सिर्फ शुरुआत है या दुनिया एक और बड़ी जंग की तरफ बढ़ रही है, जिसे कुछ लोग वर्ल्ड वॉर 3 कह रहे हैं? आप क्या समझते हैं कि हालात काबू में आ जाएंगे या ये आग मजीद फैलेगी? नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं।